Good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part हिंदी मीडियम से। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में इससे पहले हमने पढ़ा था संसाधनों का संरक्षण, कि हमें संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भू संसाधन। आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? भू संसाधन। आज हम भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, भू संसाधन एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसके ऊपर रहकर हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसलिए हम भूमि का उपयोग न केवल वर्तमान में, प्राचीन काल से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। इसलिए भूमि संसाधन जो है एक प्राकृतिक संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन है। इस संसाधन के ऊपर ही अर्थात भूमि पर हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाते हैं, वन्य जीव है, मानव जो जीवन है जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करता है विश्व में करता है ना, परिवहन के साधन है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, बहुत सी अनेक आर्थिक क्रियाएं ये करता है। लेकिन ये जो संसाधन है ये सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन। इसलिए इसका जो हमारे पास उपलब्ध भूमि है उसका उपयोग हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति हैं। जो हमारा भारत है, आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि भौतिकवाद से समान नहीं है। लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए अच्छे है, क्योंकि मैदान में कृषि अधिक आसानी से हो सकती है और कंस्ट्रक्शन कार्य भी हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। पर्वत पूरे क्षेत्र के, अगर हम पर्वत देखते हैं तो पर्वत है जैसे हमारे, है ना, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर है, अर्थात 43% भाग पर यहाँ समतल मैदान है, 30% भाग पर यहाँ क्या है? पर्वत है। और कुछ 12 मासी यानी जो नदियां हैं जो पर्वतीय क्षेत्र से बहती है, जो पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। और देश के लगभग 27% भाग पर पठारी भाग है। कितना भाग है? पठारी। जैसे हमने पढ़ा इसमें कि इस क्षेत्र में जो 43% है, 43% भू क्षेत्र पर समतल मैदान है जहां पर कृषि कार्य और कंस्ट्रक्शन का कार्य है ना वे आसानी से किया जाता है। 30% भाग पर पर्वत है और 27% जो भाग है वहां पर पठारी क्षेत्र है। जैसे हमारी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है एक हमारा जो डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए आप, जैसे मुख्य भू आकृति के अंतर्गत क्षेत्र, अगर हमारी मुख्य भू आकृति देखते हैं तो उसके अंदर ये जो ग्लोब है इसमें अलग अलग कलर से प्रदर्शित किया गया। जो ब्लू कलर है ये 43% जो ब्लू कलर है ये मैदानी भाग है। कौन सा भाग है? मैदानी है। जो रेड कलर है ये हमारा पर्वत क्षेत्र है और जो येलो कलर है ये 27% ये पठार है। इस प्रकार से पूरे जो हमारा जो पूरा भारत है उसके कुल क्षेत्रफल का इसमें 43% जो है मैदान है, 30% पर्वत है और 27% क्या है? पठार है। ये हमारे मुख्य भू आकृति के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। ये था इसमें मुख्य भू आकृति। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद में हमारा ये देखते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारा सामान्य भू उपयोग बताया गया है इसमें 1960 और 61 और उसकी कंपेयर किया है इसमें भू उपयोग का 2002 और 3rd के अनुसार। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं इसमें इस ग्लोब को
इसमें सामान्य जो भू उपयोग है 1960 और 61 में, देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जैसे ये जो पूरा ग्लोब है, इसमें 80.11% जैसे ये क्षेत्र देखिए 1 जो ब्लू कलर है वे 80.11% है, ये वाला क्षेत्र। उसके बाद में जो येलो कलर है ये वाला क्षेत्र है। जो बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है 12.0% है। उसके बाद में जो रेड कलर है ये गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत आता है 4.9। नेक्स्ट में हमारा स्थानीय चरागाह अन्य गोचर है 4.71। नेक्स्ट 1.5 है विविध वृक्ष और वृक्ष फसलें और उपवन के अंतर्गत आने वाले, ये जो क्षेत्र है इसमें डिवाइड किया है। इसी को अगर हम देखते हैं 2002 और 3 के अंतर्गत देखते हैं, इसको देखते हैं 2003 के अंदर, तो देखिए इसमें कृषि योग्य बंजर भूमि, जो कृषि योग्य बंजर भूमि है, इसमें कृषि योग्य बंजर भूमि हमारी 7.92। प्रति जो भूमि है हमारी, ये प्रति भूमि के अतिरिक्त पुरातन भूमि है 22.57 और वर्तमान जो प्रति है ये दिखाई गई है। इस प्रकार से अलग अलग इसमें बताया गया है। अब देखते हैं हमारे भू उपयोग, क्या देखते हैं, भू उपयोग देखते हैं कि हमारी जो भूमि है उसका उपयोग यानी कितना किया गया है। भू उपयोग के बारे में देखते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य क्या है। जो भूमि है ना, उस भूमि का उपयोग निम्नलिखित संसाधनों निम्नलिखित उद्देश्य किया जाता है। नंबर 1 है वन के लिए, जो हमारी भूमि है वन के लिए उपयोग हमारी है। वन के बाद में कृषि के लिए उपलब्ध, कृषि के लिए जो उपलब्ध भूमि है उसके लिए आ रही है, जिसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है, जो यानी बंजर है जिसमें कृषि के योग्य भूमि नहीं है। फिर है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जो यानी कृषि कार्य में लगाई नहीं गई है, जैसे इमारतें, सड़कें और उद्योग बनाए गए हैं, ऐसी भूमि है। फिर है प्रति भूमि। प्रति भूमि के अतिरिक्त है अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, इसके अंदर 3 टाइप्स है। स्थायी चरागाह या गोचर, जहाँ जहाँ पशुओं चरते हैं, पशु चराने के लिए भूमि है, और जो गोचर भूमि है। विविध वृक्षों वृक्ष फसलों तथा उपवन के लिए अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के शामिल है, अर्थात जहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष की फसल बनेगी, उपवन बाग बगीचे लगे उनके लिए। थर्ड है उसमें कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्ष में खेती न की गई है, ऐसी बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्ष लगे, जहाँ खेती नहीं की गई हो। फिर हमारी प्रति भूमि। प्रति भूमि आता है वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। प्रति भूमि ऐसी जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं, यानी 1 साल तक उसमें कोई खेती नहीं की गई हो, तो इस प्रकार से प्रति भूमि। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट्स है, वे है इसी का पार्ट जो हमारा है, देखिए शुद्ध, उसके बाद में हमारा शुद्ध वर्तमान प्रतिभूमि होगी। उसके बाद में देखिए वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त है हमारा अन्य जो प्रतिभूमि है, जैसे भूमि या पुरातन प्रति। पुरातन भूमि भी होती है जहां से 1 से 5 वर्ष कृषि वर्ष से खेती नहीं की, अर्थात 5 वर्ष तक, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम तक जहां पर खेती कार्य न किया गया हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, देखो शुद्ध निवल गया बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक कृषि वर्ष में, माने एक जो वर्ष है, कृषि वर्ष जो है उसमें 1 बार में, यानी 1 बार से अधिक जितने भी बोए गए क्षेत्र हैं, शुद्ध निवल, निवल माना निवाला, उस क्षेत्र
क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, कौन सा, बोए गए क्षेत्र को जोड़ देते हैं तो उसे सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारे भारत देश में, भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है। जो भारत है, भारत में भू उपयोग का प्रारूप किस प्रकार से, तो हमारे देश में देखिए कि देश में भू उपयोग का प्रारूप कैसे बताया गया है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे, अर्थात जो निश्चित है किसी भी देश की जो भू आकृति है ना, वहां के कारकों पर निर्भर करती है। तो जैसे भू उपयोग को कौन निर्धारित करते हैं, वहां की भू आकृति यानी भूमि की बनावट, वहां की जलवायु, वहां की मृदा, मृदा माने मिट्टी, उसके प्रकार, और मानवीय कारक भी उसको प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या है जैसे जनसंख्या घनत्व, कि वहां पर जनसंख्या घनत्व कितना है, औद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपरा आदि जो बातें हैं ना, ये उसको प्रभावित करती है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े पर है। अर्थात जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का लगभग 93 जो प्रतिशत जो भाग है ना, उसका हमें मालूम है, बाकी हमें पता नहीं है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण में नहीं हुआ है, इसलिए हमको ये नहीं मालूम है। अब देखते हैं स्थायी चरागाह में हम देखते हैं स्थायी चरागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है कि पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि में अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है, ये बिल्कुल ठीक है, और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लगातार बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तभी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। ये बात निश्चित है कि हमें जो हमारा जो कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। जो पड़ती भूमि है उस पड़ती भूमि को हमें कृषि योग्य भूमि बनाया चाहिए। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये सभी जगह समान नहीं है, क्योंकि राज्यों में जो भू आकृति है समान नहीं है, कहीं पर्वत अधिक है, कहीं पठारी भूमि है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, पंजाब और हरियाणा में अधिक खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, परंतु जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। हो गया डिफरेंस, क्योंकि एक क्षेत्र तो ऐसा है पंजाब और हरियाणा में जहां पर खेती बहुत अधिक की जाती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र है वहां पर तो मात्र 10% की कृषि की जाती है, तो बहुत कम कृषि की जाती है। तो ये डिफरेंस हुआ ना, ये डिफरेंस है। अब देखिए जैसे इन राज्यों में शुद्ध का मतलब निवल माने जो निवाला है हमारा, बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारकों को ज्ञात कीजिए। किन कौन कौन से कारक हैं। जनसंख्या भी हो सकती है, जैसे कुछ मान्य कारक, वहां पर जनसंख्या है, कितनी बेरोजगारी है, वहां कोई महामारी है, या वहां का जो आर्थिक स्तर कैसा है। प्राकृतिक कारकों में तो भू आकृति उसका प्रमुख है कि भूमि की बनावट कैसी है, वहां की क्लाइमेट कैसी है, वहां की क्लाइमेट वहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी है या अनुपजाऊ मिट्टी है, ये सभी कारक, रेनफॉल है, जैसे वर्षा की मात्रा है, तापमान है, ये सभी कारक उसको प्रभावित करेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, जो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 में जो लागू की थी, द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। यानी कि हमारी जो नीति के अनुसार 33% पर वन होने चाहिए, लेकिन वास्तव में 33% पर वन जो है वे नहीं है, ये ऐसा है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है, बिल्कुल कम है। यानी कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952 में,
उसके अनुसार क्या निर्धारित किया गया था? उसमें निर्धारित किया गया था कि हमारे देश का जो कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके 33% भाग पर हमारे वन होने चाहिए, लेकिन वे वन 33% नहीं है, जिसकी तुलना में वन के अंदर क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि पारिस्थितिक जो संतुलन है ना उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस पर्यावरण में उपलब्ध छोटा से छोटा कीट पतंग, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी तक सभी पारिस्थिति के अंग हैं, पारिस्थिति के हिस्से हैं, पार्ट हैं। इसलिए इसमें संतुलन बनाना हमें जरूरी है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रदेश में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में, अब देखिए बंजर भूमि में कौन कौन से आते हैं? बंजर भूमि में आती है आपकी पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। जो गैर कृषि प्रोजर में लगाई भूमि में बस्तियां, क्या है? बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। यानी ये सब आते हैं कि जो बंजर भूमि, निश्चित रूप से बंजर भूमि में जो उसकी जो है ना उर्वरता शक्ति नहीं होती, तो वह खेती के कार्य तो होते नहीं है। इसलिए बंजर भूमि में क्या किया जाएगा? गैर कृषि कार्य किए जाएंगे, नई नई बस्तियां बना जाएंगी, कॉलोनी बन जाएगी, सड़कें निकाल जाएंगी, वहां रेलवे लाइन निकाले जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार से बंजर भूमि का उपयोग किया जाएगा। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। ये बिल्कुल बात सत्य है। क्या? कि हम भूमि का अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। अविवेकपूर्ण उपयोग करने के कारण हमारी जो भूमि की जो उर्वरकता जो शक्ति है ना, हमारी भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है वे लगातार दिन प्रतिदिन घट रही है। इसमें इसलिए बताया है कि लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण का मतलब है कि भूमि को बनाए रखना, हमें उसका संरक्षण करना, उसका निम्नीकरण होने से बचाए रखना, और प्रबंधन की अवहेलना। प्रबंधन माने मैनेजमेंट। हमने ऐसे कोई मैनेजमेंट अच्छे नहीं कर रखे। जैसे हमारे पास में काफी बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, उस पड़ती भूमि को, उस बंजर भूमि को जो हमारी गैर कृषि कार्य में लगी है, क्यों ना उसे हम कृषि योग्य भूमि बनाया जाए। उसकी अच्छी तरह से जुताई बुआई की जाए, उसमें खाद डाला जाए, उसकी मेड़बंदी की जाए ताकि वर्षा का पानी उसमें रुक सके, और उसमें अगर हम कृषि कार्य करेंगे तो उत्पादन होगा, जो हमारे देश की आर्थिक नीति को अधिक उसका बेनिफिट होगा। तो कहना है कि लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण, लगातार भूमि का उपयोग करने के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मीनिंग कि जो हमारे भू संसाधन है उनकी भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है वे धीरे धीरे वे कम हो रही है। अर्थात उसकी उर्वरकता शक्ति क्या हो रही है? उर्वरा शक्ति ह्रास हो रही है, कमी हो रही है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। देखिए इसके कारण किससे? जब भूमि की उर्वरकता शक्ति कम हो जाएगी, भूमि की उर्वरकता शक्ति कम हो जाएगी तो उसके कारण हमारा समाज और हमारा जो पर्यावरण है, जिस पर्यावरण में हम निवास करते रहते हैं, जिस पर्यावरण से हम जीवित हैं, पर्यावरण, समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। क्यों? कि जब भूमि का लगातार अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो भूमि का निम्नीकरण होगा, उसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी, पर्यावरण में प्रदूषण होगा, और पर्यावरण में प्रदूषण होगा तो आम जनता को जीवन जीना बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए हमें इस भू संसाधन का जो उपयोग है ना बड़े ही विवेकपूर्ण से उपयोग से करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि भू संसाधन, कि भारत में जो हमारा जो भू संसाधन है
वे भू संसाधन किस प्रकार से बटा हुआ है। आपने देखा कि जो हमारा जो भू संसाधन है 43% जो भाग है, उसके 43% जो भाग था उसके ऊपर मैदान, 30% जो भाग था, 30% जो भाग है उसके ऊपर हमारे पर्वतीय क्षेत्र और 27% भाग पर पठारी क्षेत्र मिलते हैं। साथ में इसके बाद हमने भू उपयोग पढ़ा कि हमारी भूमि का जो उपयोग हो रहा है वो किस किस मात्रा में, वन कितने प्रतिशत में, बंजर कितने पर है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, गैर कृषि प्रयोजन में कितने क्षेत्र आते हैं, स्थायी चरागाह में और गोचर भूमि का कितना क्षेत्र है, और विविध अर्थात वृक्ष फसल और उपवन के अंदर कितने क्षेत्र आते हैं। इसका हमने कंपेयर किया था 1960 और 61 में से लेकर 202 और 3 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक थी उसकी डायग्राम के अनुसार। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भू उपयोग कि जो हमारी जो भूमि है उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में भू उपयोग प्रारूप कि भारत में भूमि का उपयोग का क्या प्रारूप है, कैसे उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये था आज के हमारे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। ये था आज का हमारा टॉपिक। आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करना और समझना। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।